गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, द्रव्यमान केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में। और मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी का, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, बॉडी का संपूर्ण मास कॉन्सेंट्रेट माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है। यानी कि पूरी बॉडी का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, एक बिंदु पर मान सकते हैं। उसे हम क्या बोलते थे? द्रव्यमान केंद्र बिंदु। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, एक निकाय है, एक बॉडी है, एक हमारे पास पिंड है। और ये किससे मिलकर होता है? हमारे पास कणों से। ये m1 द्रव्यमान का कण, ये m2 मास का कण, ये m3 द्रव्यमान का कण, ये m4 द्रव्यमान का कण, ये m5, ऐसे बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसका टोटल द्रव्यमान जो होगा ना, वो कितना होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर n कण है तो डैश 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 mn के क्या होता है? इक्वल होता है। कर चुके हैं ये प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है ना, अलग सारे कणों का द्रव्यमान एक बिंदु पर मान सकते हैं। और अनियमित आकृति में ये बिंदु कहीं भी हो सकता था, जिसे हम बोलते थे सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो द्रव्यमान केंद्र का वेग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र का क्या? वेग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने इसका स्थिति सदिश देखा था द्रव्यमान केंद्र का, ठीक है। तो देखो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है आपने पढ़ा है, v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ठीक है। स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है ना, वो क्या कहलाता है? हमारे पास वेग कहलाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो देखो वेग कैसे निकालते हैं? जो हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है ना, सेंटर ऑफ मास होता है क्या? cm की स्थिति में, की पोजीशन में, की स्थिति में, यानी कि पोजीशन में समय के साथ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। परिवर्तन को द्रव्यमान केंद्र का, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यानी कि वेग कहा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये cm की ये बॉडी क्या करे? मूव करे, गति करे, ये है ना, ये पिंड क्या करे? गति करे। तो इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन होता है ना, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? वेग मिलता है। जैसे बाइक होती है, बाइक प्रारंभ में क्या होती है? स्थिर होती है ना, तो उसका वेग कितना होता है? 0। फिर धीरे धीरे 10 की से चला रहे हैं, 20 की से, 30 की, तो उसका क्या बढ़ता जाता है? स्थिति चेंज होती जा रही है। क्या है? वेग मिल रहा है उसे। क्या मिलता जाता है उसे? वेग मिलता जाता है, वेलोसिटी मिलती जाती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होती है, स्थिति वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, वो क्या होता है? RCM इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n तक MIRI वेक्टर अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और MI, इसके इक्वल आता है। अब ये जो समेशन 1 से लेकर इक्वल जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता था? समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक
एम आई इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, एम, ये क्या होता है हमारे पास, कुल द्रव्यमान होता है किसका, पिंड का। इसको समेशन में लिखना बताया था ना मैंने, समेशन लिख लो, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिख लो, और क्या लिख दो, m, I की वैल्यू 1, m1 समेशन का मतलब प्लस, फिर I की वैल्यू 2 रखोगे, m2 फिर प्लस आएगा, फिर I की वैल्यू, जैसे जैसे I की वैल्यू बदलते रहते हैं प्लस भी आता रहता है। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे, क्योंकि वेव का फॉर्मूला ही यही होता है हमारे पास। तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टी के सापेक्ष, टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देते हैं, अवकलन करते हैं। तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी, क्या, आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज होती है केवल पोजीशन यानी स्थिति, तो केवल स्थिति का ही अवकलन होगा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, वही मास है, द्रव्यमान है, तो ये भी क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग, ठीक है। तो यानी कि पोजीशन में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी सी एम से, और वी सी एम इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और एम आई आ रहा है। अब ये देखो, ये भी स्थिति आई वे कण की, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को वेग, वी आई वेग कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक क्या बन रहा है, एम आई बन जाएगा, ठीक है। इतना जब हम बना लेंगे, इतना जब हम इसको करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सी एम इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, द्रव्यमान केंद्र का वेग है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वी सी एम इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कैसे, समेशन, ठीक है। तो वी सी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी सी एम और समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई वी आई वेक्टर अपॉन, और ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एम आई टोटल मास होता है m, तो ये क्या निकल आता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का क्या वेग। अब देखो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनता है हमारे पास m इंटू वी सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन रहा है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू लेकर n एम आई वी आई वेक्टर। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू होता है mv, ये क्या कहलाता है हमारे पास, मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है। अब देखो जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो m टोटल द्रव्यमान और VCM क्या है, वेग है, यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र का संवेग होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग, और द्रव्यमान केंद्र पर ये ऐसा पॉइंट होता है जैसे सारा का सारा मास कहाँ हो, यहीं हो। तो ये जो द्रव्यमान केंद्र का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो इक्वल होता है किसके, प्रत्येक कण, जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे ना, आई की वैल्यू आप 1 रखो, क्या बनेगा अगर आई की वैल्यू 1 रखोगे तो m1 v1 प्लस समेशन आई का मतलब 2 रखो तो क्या बनेगा m2 v2, आई की वैल्यू 3 रखो, समेशन क्या बनेगा m3 v3 बनेगा। बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। यानी कि सारे कणों के संवेग को क्या कर देते हैं, जब हम जोड़ देते हैं ना,
तो वो किसके संवेग के, किसके मोमेंटम के इक्वल आता है हमारे पास? ये जो द्रव्यमान केंद्र का क्या होता है, संवेग के इक्वल आता है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें एक डेफिनेशन बना देते हैं हम, क्या कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है, यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सेंटर होता है, ठीक है, जिसका संवेग यानी कि मोमेंटम निकाय में उपस्थित, ये जो पिंड है या निकाय है, बॉडी है, निकाय में उपस्थित सभी कणों के जो संवेग होते हैं, मोमेंटम होते हैं, सभी पार्टिकल का जो संवेग होता है उनको क्या कर लो, जोड़ लो। सभी कणों के संवेग के मोमेंटम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। तो ये क्या निकाल ली हमने, इसकी वेलोसिटी निकाल ली। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, है ना, ये देखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, VCM इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to लेकर n तक, और क्या MI VI वेक्टर अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI। देखो m को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ समेशन I, इसका मतलब क्या होता है m1 प्लस m2, सारे कणों के द्रव्यमान को जोड़ दो, इस बॉडी का, इस पिंड का क्या निकल आता है, टोटल मास निकल आता है, टोटल द्रव्यमान निकल आता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो जो हमारे पास त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है ACM, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र का निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का निकाल रहे हैं, ACM से रिप्रेजेंट करेंगे ना। कैसे निकालते हैं ये भी, इसको निकालने के लिए हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ करो, d/dt VCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन का कोई अवकलन नहीं होता है, डिफरेंशियल नहीं होता है, MI वेलोसिटी का होता है, VI/dt समेशन, ये जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसका कोई अवकलन नहीं होता है, कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं ये तो, ठीक है। तो वेग में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ACM से, इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और MI, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, AI, वेग में समय के साथ परिवर्तन I वेग कण का है ना ये, तो AI लिख दिया, अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to लेकर n और MI, और देखो इसको ACM इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI AI वेक्टर अपॉन
कितना, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन से एक बात और पता लग रही है कि m को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बनेगा m इंटू ए सी एम इज इक्वल टू किसके आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक m i a i वेक्टर। ठीक है, अब आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, गति का द्वितीय नियम पढ़ा है। फोर्स जो होता है ना वो F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं FCM, द्रव्यमान केंद्र के लिए त्वरण है ना, तो FCM इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर MIAI है, MIAI इसे हम लिख सकते हैं FI वेक्टर। MA यानी F, बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू MA होता है। तो FCM इज इक्वल टू, ठीक है, F I की वैल्यू 1 रखेंगे F1 प्लस I की वैल्यू 2 रखेंगे F2, फिर समेशन का मतलब प्लस I की वैल्यू 3 रखेंगे F3। तो देखो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि सभी कणों पर बल, इस कण पर मान लो F1 बल लग रहा है, इस पर F2 बल लग रहा है, इस पर F3 बल लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है। सारे कणों पर लगने वाला जो बल है वो इक्वल होता है किसके, द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल के। सारे कणों के बलों का योग जो सम होता है फोर्स का वो इक्वल होता है द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल पे। जैसे इस पूरे पिंड पर, निकाय पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो मान लो द्रव्यमान केंद्र पर कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का। अब ये 10 न्यूटन जो है इसमें लग रहा होगा, जैसे इसमें लग रहा है 0.3, M2 पर लग रहा है 0.3, M3 पर, सारा टोटल मिलाकर सारे कणों पर कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो जितना द्रव्यमान केंद्र पर लगता है ना, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगता है ना, वो सारे कणों पर लगने वाले, सारे पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के योग के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं हम, एक्सेलरेशन, किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की। अब देखो द्रव्यमान केंद्र के लिए यानी कि सेंटर ऑफ मास के लिए हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, तो हमने वेलोसिटी देख ली, एक्सेलरेशन देख लिया यानी वेग और त्वरण देख लिया, किसका, द्रव्यमान केंद्र का, सेंटर ऑफ मास का। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किसके रूप में, घटकों के रूप में। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश घटकों के रूप में, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ component, in terms of coordinate components, coordinate components। अच्छा, components क्या होते हैं, पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। देखो आपने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, और इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट है और इस पॉइंट
पर जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। कितना लग रहा है हमारे पास, मान लो F फोर्स लग रहा है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं किसके, फोर्स के। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। एक्स अक्ष की डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे कैप और जेड को के कैप। तो जो फोर्स होता है ना उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप लिख सकते हैं प्लस एफ जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, खूब पढ़ा है आपने। जैसे वेक्टर आर, अगर इसकी स्थिति को बतानी होती, इसको इस पॉइंट की स्थिति को, पोजीशन को बतानी होती तो 3 कंपोनेंट लिखते थे ना, 3 घटक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक तो होता है हमारे पास एक्स घटक यानी एक्स कंपोनेंट, एक होता है हमारे पास वाई घटक यानी कि वाई कंपोनेंट, और एक होता है हमारे पास जेड घटक यानी कि जेड कंपोनेंट। तो हम भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 घटक बनाने वाले हैं। देखो RCM जो था हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश था, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI/RI सदिश, ठीक है, MI/RI सदिश अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और क्या MI। और मैंने बताया था समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, MI को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल मास को। तो RCM सदिश वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI वेक्टर अपॉन क्या M। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो 1 अपॉन m को तो मैंने यहाँ लिख लिया पहले ही, और बाकी इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। I की वैल्यू 1 रखो, क्या बनेगा m1, और 1 रखोगे तो r1 वेक्टर, फिर समेशन का मतलब होता है प्लस। I की वैल्यू कहाँ तक लिख सकते हैं, n तक, n मतलब अगर 20 होगा तो 20 तक लिख सकते हैं, 30 होगा तो 30 तक। फिर I की वैल्यू 2 आएगी तो क्या बनेगा m2 और r2 वेक्टर, प्लस आ जाता है समेशन। फिर I की एक एक वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस होता है समेशन का मतलब, m3 r3 सदिश प्लस डैश 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 mn rn वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। तो आपने करा क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, आपने केवल I की वैल्यू रखी है। जैसे अगर 20 पार्टिकल्स होंगे हमारे पास सिस्टम में, निकाय में, तो I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निर्देश तंत्र है, x y z है ना। यहाँ एक पॉइंट है, सपोज कर लो ये द्रव्यमान केंद्रीय है ना, इसकी स्थिति जो है एक सदिश के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ मैं, वेक्टर के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ, और r वेक्टर होता है। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ r वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 11th क्लास में डिस्कस किया है। जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है ना, उसके 3 कंपोनेंट में लिख सकते हैं। एक तो x वाला, यानी कि ये जो हमारे पास द्रव्यमान केंद्र होगा, इसकी x अक्ष पर दूरी होगी, y अक्ष की दूरी होगी, और z अक्ष की डिस्टेंस होगी। जैसे ग्राफ पेपर नहीं खींचते थे, ये पॉइंट है P, तो x अक्ष पर तो ये 3 हो गया सेंटीमीटर, y अक्ष पर 4 सेंटीमीटर, ऐसे z अक्ष पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर r, ये जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पॉइंट है ना, तो x अक्ष से कितने डिस्टेंस पर है, y अक्ष से कितने डिस्टेंस पर है, और z अक्ष से कितनी दूरी पर है ना। तो r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो देखो आप क्या करो, इसमें r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 वेक्टर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो r1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप होगा इसके अकॉर्डिंग, प्लस y1 j कैप
प्लस Z1 K कैप। ये यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, वे कैप, एकांक सदिश होते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिशा को। R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, X2 आई कैप। तीन घटक होते हैं, एक तो X वाला, एक Y वाला और एक Z वाला। ऐसे ही R3 कौन सा होगा हमारे पास, X3 आई कैप प्लस Y3 J कैप प्लस Z3 K कैप होगा। ऐसे डैश 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 RN वाला निकाल लेते हैं। मान लो इसमें 5 होते तो यहाँ लास्ट क्या आता, M5R5 आता। ध्यान रखना, अब N का मतलब है, N का मतलब होता है 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। N की वैल्यू अभी डिसाइड नहीं है ना, तो क्या होगा, XN आई कैप प्लस YN J कैप। तीन घटक होंगे RN के भी। किसी भी वेक्टर के, किसी भी सदिश के कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन घटक होते हैं। X अक्ष वाला, सेकेंड Y अक्ष और थर्ड वन इज Z अक्ष। अब देखो इतना जब आप सोल्व कर लोगे, ये जो इक्वल से पहले RCM है, इसके भी तीन घटक होने चाहिए, फिर तो द्रव्यमान केंद्र के भी तो होने चाहिए। तो इसके मान लेते हैं XCM X अक्ष वाला प्लस YCM यानी Y एक्सिस वाला और ZCM यानी कि Z एक्सिस वाला। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिए, प्रत्येक वेक्टर के तीन घटक, तीन कंपोनेंट विद RCM द्रव्यमान केंद्र भी तो देखेंगे, X अक्ष के अनुदिश, Y अक्ष के अकॉर्डिंग और Z अक्ष के अकॉर्डिंग। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो RCM की जगह क्या लिख सकते हैं, XCM आई कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप और इक्वल। फिर आ रहा है 1/m, इक्वल के बाद क्या है 1/m। अब जगह नहीं है तो देखना ऐसे नीचे लाइन लिख देंगे ना, M1 आ रहा है, M1 लिख देंगे। फिर R1 की वैल्यू क्या है, ये लिख देंगे X1 आई कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप लिख देंगे। ठीक है, प्लस क्या आ रहा है हमारे पास, M2 आ रहा है, प्लस आ रहा है M2 आ रहा है और R2 वेक्टर है। R2 वेक्टर की वैल्यू X2 आई कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप लिख देंगे। प्लस फिर क्या आ रहा है, M3 आ रहा है तो M3 लिख देंगे। और R3 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सदिश की वैल्यू X3 आई कैप प्लस Y3 J कैप प्लस Z3 K कैप। ऐसे हम डैश 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 करके कहाँ तक जा सकते हैं, N तक। M N और Rn सदिश की वैल्यू क्या है, तीन घटक कौन कौन से होंगे, तीन कंपोनेंट, XN आई कैप प्लस YN J कैप प्लस ZN क्या K कैप। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ दिया, है ना। अब घटक जो होता है ना, वो होता है RCM के तीन घटक कौन कौन से होंगे, X वाला, Y वाला और Z वाला घटक। ठीक है, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट किसका, RCM क्या है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। प्रीवियस वीडियो में देख लेना जैसे मैंने आपको किया था। अब देखो आई कैप के जो कोफिशिएंट होता है ना, गुणांक होते हैं ना, उनकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, आई कैप का है XCM, तो ये लिख दिया हमने क्या, XCM। ठीक है, अब इक्वल के बाद आ जाओ, 1/m तो पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो 1/m तो लिखोगे। फिर ब्रैकेट में देखो, अब यहाँ देखो आई कैप का क्या है, X1 है और M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर लिखोगे M1 X1। फिर यहाँ नहीं है आई कैप यहाँ आ रहा है, आई कैप आ रहा है, क्या है M2 X2 प्लस M2 X2 प्लस में ही है सारे। फिर आई कैप का गुणांक क्या है, M3 X3 प्लस डैश डैश डैश। अब आई कैप का देखना है केवल,
आई कैप में एक्स एन है और ये एम एन बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है एम एन एक्स एन, और एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। इसे कैसे लिख सकते हैं एम आई एक्स आई, ये इसका कौन सा घटक हो गया x घटक हो गया, x कंपोनेंट हो गया किसका द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का। ठीक है, i की वैल्यू 1 रखो, m1 x1 1/m तो बाहर आई है, फिर समेशन का मतलब होता है नेक्स्ट आएगी i की वैल्यू 2, लेकिन उससे पहले प्लस लगाना पड़ेगा, सबों को जोड़ दो, फिर 3 फिर प्लस, है ना। इसी प्रकार हम जे कैप के देखते हैं, जे कैप के गुणांकों को कंपेयर करते हैं तुलना करने पर। ठीक है, जे कैप वाला देख लेते हैं। जे कैप का गुणांक यहाँ क्या है पाई सी एम, तो यहाँ लिखना है वाई सी एम। इक्वल के बाद देखो जे कैप का गुणांक y1 है और साथ में बाहर m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये है 1/m, तो बाहर है ही 1/m तो सबसे मल्टीप्लाई है। अब बस आपको जे कैप का देखना है y1 और ये m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m1 इंटू y1 प्लस उसके बाद जे कैप यहाँ है y2 और m2 अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है m2 इंटू y2 प्लस यहाँ देखो जे कैप का y3 और m3 से मल्टीप्लाई हो रहा है m3 इंटू y3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ देखो जे कैप yn और mn से मल्टीप्लाई हो रहा है mn इंटू क्या yn हो गया। तो इसको हम समेशन में लिखे वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा एम आई इंटू वाई आई बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास वाई सी एम की। और अगर हम जेड सी एम भी निकालें के कैप की तुलना करने पर, तो देखो m तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आएगा, तो 1/m समेशन इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आएगा i इज इक्वल टू 1 to n। एम आई इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आएगा एम आई, इसमें एक्स आई आ रहा है इसमें वाई आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा जेड आई आएगा। इस तरीके से द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के यानी कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के हम क्या निकाल लेते हैं कंपोनेंट निकाल लेते हैं, घटक निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स घटक वाई घटक और जेड घटक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।